देखिए, मैं तो इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जहाँ भी बदउनवानी, बेज़ाब्ती हुई हो, करप्शन हुई हो, वहाँ जो भी किसी ने हमारे मुल्क की दौलत को लूटा हो वो वापस मुल्क में आनी चाहिए। मैं इस बात पर मुत्तफिक भी हूँ और मैं इस पर इसरार भी करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे ये कह देने, मेरे ये बोल देने से काफ़ी नहीं, वो इन एक्चुअलिटी करके दिखाना पड़ेगा। लूटी हुई दौलत बाहर से वापस लानी पड़ेगी। सिर्फ लफाजी अल्फाज का ज़ुबानी जमा खर्च ये काफ़ी नहीं। अब हम काफ़ी अरसा हो गया ये बात सुन रहे हैं और मैं बहुत एहतराम करता हूँ और बहुत मोहब्बत भी करता हूँ हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। लेकिन सर, आपने अभी कहा कि हुक्मरान अशराफिया, सर अब उनका दौर ख़त्म हो गया, वो हुक्मरान नहीं है सर, अब हुक्मरान आप हैं। खान साहब, आप हुक्मरान अब आप हैं। वो वोट डाला लोगों ने आपको, अब भले लाख कोई अपोजिशन जो कुछ कहती रहे, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बिगाड़ सकें। सकते का तो मैं नहीं कह सकता, वो आगे सियासी तौर पर किस तरह से मामलात को आप मैनेज करते हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी तक तो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके और मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है। तो सर हुक्मरान आप हैं, वो हुक्मरान अशराफिया नहीं। मैंने आज आपकी ट्वीट देखी, मुझे जो है बुनियादी तौर पे अच्छा लगा कि आप इस चीज़ को अभी भी लेकर चल रहे हैं और इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन सर, अवाम पाकिस्तान नताइज चाहती है। हम एग्री करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, मैं नहीं कहता। देखें, नवाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम देखते हैं, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब भी प्रोग्राम देखते हैं, जिस भी कैफियत में है अभी, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। बिलावल साहब की भी करता हूँ, जरदारी साहब की भी करता हूँ, मरियम साहिबा की भी करता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है तो इल्ज़ाम को सर हमें पाया तकमील तक पहुँचाना है, सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं। अभी आपको पता है नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सरसरी नौयत का है सर। टेक्निकल बात आपको कर रहा हूँ सर, टेक्निकल बात। हाँ साहब, टेक्निकल। मैं हमेशा मुकालमा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से करता हूँ या फिर मैं उनसे करता हूँ कि जिन्होंने फैसले लेने होते हैं इस मुल्क के अंदर। तो बात यह कि मैं उन लोगों से मुकालमा करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क में काम करना है। बाकी इधर उधर बात करके क्या फ़ायदा है? सही है ना? सही बात कर रहा हूँ ना? अभी अंकल घर में बैठे बेवजह अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और फालतू के व्हाट्सएप देख रहे हैं। अब इन अंकल से बात करके तो फ़ायदा नहीं होगा ना। सॉरी अंकल, आप बुरा नहीं मानना, लेकिन आप देखते हैं शो। तो खान साहब से बात करने का फ़ायदा ये कि मसला हल होगा। अच्छा, अब ये जो सर ब्रॉडशीट का भी मामला आ गया, मैं कतई ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर इल्ज़ाम में वज़न है तो बात यह कि सर हमें जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। अब देखें, मैं सर एक बात करता हूँ, आपको शायद महसूस नहीं हुई, क्योंकि इंसान जब मनसब पे होता है ना, तो उसको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की इज़्ज़त दी खान साहब, मैं सच आपको बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है, मेरे ख्याल से कोई एक आधा कोई पाकिस्तानी और होगा जिसको आप जितनी इज़्ज़त मिली हो। आप खूबसूरत भी हैं, ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान हुसन परस्त कौम है और आप एक खूबसूरत आदमी हैं। मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है, यानी ये हुसन एक तोहफ़ा है आपके पास मौजूद है। आपकी शख्सियत ऐसी है, मैंने देखा है जब आप कमरे में आते हैं तो इंसान की नज़र आप पे टिक जाती है, फिर आप पर से नज़र हटती नहीं है, ये एक फैक्ट है। फिर उसके बाद सर क्रिकेट के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए तड़पते हैं सारी ज़िंदगी। आपको टीम में मौका भी मिला, फिर आप कप्तान भी बने और कप्तान बन के वर्ल्ड कप भी जीत लिया। सर आपको ऐसा मौका मिला, ऐसा तोहफा मिला, ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना था अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद भी किया। और एक अहम बात यह है कि अभी आपको वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर बैठने का मौका भी मिला। एक स्ट्रगल रही पॉलिटिकल, लेकिन आप मुझे बताओ यार, कौन आप पाकिस्तानी किस चीज़ का ख्वाब देखते हैं? जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं पाकिस्तानी, खान साहब आपको वो सब चीज़ें मिली हैं। ये सब अपने आप को बैठकर सलमान खान समझते हैं। आपको हुसन इतना खूबसूरती ऐसी मिली, सलमान खान भी आपके साथ खड़ा हो जाए, आप उससे ज़्यादा खूबसूरत। शोहरत के दीवाने हैं ये लोग, शोहरत के दीवाने हैं। और आपकी शोहरत ऐसी है कि आप जहां खड़े होते लोग आके आपके पास आके सेल्फी लेते हैं आपके साथ। आपको शोहरत मिली। ये क्या चाहते हैं? इज्जत चाहते हैं, इज्जत। और इज्जत क्या मेरिट पे, क्रिकेट की बेसिस के ऊपर आपको मिली नहीं मिली। मां की दुआ थी आपके साथ, मुझे लगता है कि फिर आपने अस्पताल भी बनाया, इंसानियत की भी खिदमत की। आप मुझे बताएं और क्या चाहिए? इतनी इज्जत मिली। फिर उसके बाद आप वजीर आजम के मनसब पे बैठे,
कितने बड़े बड़े स्टेटस को, पार्टियों के बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त देकर आप वजीर आजम पाकिस्तान बने खान साहब। तो खान साहब आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जो पैसे बाहर हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है सर, उसको किसी न किसी तरीके से वापस लें। मैं नहीं कहता लड़ झगड़ के सख्ती से लाएं, लेकिन किसी न किसी तरीके से लेकर आएं। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हर जगह चर्चा यही हो रहा है जनाब, ये ब्रॉड शीट का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और मुल्क की लूटी हुई दौलत बाहर है, उसको किस तरह से मुल्क में लाएंगे। और पीटीआई का जो एक प्रोग्राम था, मुआशी प्रोग्राम, उसका जो एक पिवट पॉइंट था, यानी बुनियादी जो उसका नुक्ता था, वो ये था कि लूटी हुई दौलत को वापस ले आएंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इस एजेंडे में कहीं ये नहीं था कि IMF से कर्जा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ना। इस कंप्लीट माशी प्रोग्राम का पिवट पॉइंट ये था कि मुल्क की दौलत लूटी गई है, उसे वापस ला के मईशत को राइट ट्रैक पर डालेंगे। मेरे साथ मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर M शहबाज साहब बजरिया टेलीफोन लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको। शुभ जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर शहबाज साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि जो मुझे याद पड़ता है, पता नहीं आपकी तहकीक शायद इससे फ़र्क हो या आपका मुशाहिदा फ़र्क हो, जो मुआशी प्रोग्राम PTI का है, ब्रेक पे जाने से पहले भी उस बारे में बात हो रही थी, वो ये था कि बदउनवानी और बेज़ाब्तियों के जरिए जो पैसा बाहर भेजा गया है वो वापस मुल्क में लाया जाएगा और ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जो कि करप्शन फ्री होगा। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप राय दें, बिलखुसूस अभी जो ब्रॉडशीट के पस मंजर में। जी देखें, ब्रॉडशीट का जो मामला है जिसमें पाकिस्तान को $28 मिलियन जो हैं वो जुर्माने के तौर पे अदा किए इन्होंने, उससे तो मेरे ख्याल में ये जो बात अभी कर रहे हैं जो करप्शन या 24 साल जो काविश है, उसके नतीजे में जो अमीर हुक्मरान हैं उनसे उन्होंने जो दौलत लूटी है पाकिस्तान से, वो हम बाहर लेके आएंगे। उसमें पहली बात तो ये है कि ये 28 मिलियन की जो बात हो रही है उस कंपनी ने खुद ऑफर की है गवर्नमेंट को, अगर आप हमारे साथ कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लें तो हम इनकी जो छुपी हुई दौलत है बरतानिया के अंदर वो हम इनको ढूंढ को देंगे, उसका 20% जो वो हमें अदा किया जाए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये तो मतलब कि इन्होंने उस वक्त, अगर आपको याद हो, इनके जो बड़े जाले मिनिस्टर हैं हमारे मुराद सईद साहब, उन्होंने कहा चुटकियों में हम जो है ना वो 200 बिलियन जो ऐसे हम ले आएंगे तो वो 100 बिलियन हम IMF को दे देंगे, कर्जों से जान छुड़ा देंगे। और मेरा नहीं ख्याल कभी तक उस बात का कोई 1% जो इन्होंने सच साबित कर दिखाया है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात है कि ये जो दौलत जो बाहर लूट के वो लेके गए हैं, जो मुल्क के अंदर लूटी हुई दौलत है, उसको अगर उसी को रिकवर कर ले, मैं समझना वही बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी। पेट्रोलियम जो क्राइसिस हुआ था उसके अंदर दौलत लूटी मुल्क के अंदर रही, उसके बाद आटे का क्राइसिस हुआ वो दौलत लूटी मुल्क के अंदर रही, चीनी का क्राइसिस जो हुआ वो दौलत लूटी मुल्क के अंदर रही। क्या वो रिकवरी उन्होंने कर ली है? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, बहुत अहम सवाल है। जी जी डॉक्टर शहबाज साहब, मजीद भी अगर आप इसके अंदर इजाफा करना चाहें। जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीछे देखें 2.5 साल तो गुजर गए इनकी गवर्नमेंट को ये दावे करते हुए, मेरा नहीं ख्याल कि आगे जिस तरह का काम जो कर पाएंगे। और इनका वादा जो अवाम से इन्होंने किया था कि हम लूटी हुई दौलत जो बाहर पड़ी उसको हम लेके आए, उसमें कामयाबी इनको होगी, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मैं आपको माजी के झरोकों में भी जरा बताता हूँ। आजकल आपको पता होगा कि शब्बर जैदी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं। तो शब्बर जैदी साहब ने जब चेयरमैन FBR थे तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बाहर रखी हुई दौलत है वो वापस नहीं लाई जा सकती। अब वो उसी दौलत की निशानदेही कर रहे हैं। तो मैं समझा नहीं, क्या ये पॉपुलर व्यू तो नहीं है कि आवाम को दिलासे देते रहे कि जनाब वो जो बाहर दौलत पड़ी हुई है ना वो वापस आ गई तो मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? क्या उसके अलावा मईशत ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखें, वो तो जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है वो तो लुट चुका ना। अब मसला ये जो मुल्क का पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जैसे अब देखें, पिछले एक हफ्ते से मुल्क के अंदर बिजली जो है वो बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ है। क्या मैंने शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में जिक्र किया इस बात का कि पाकिस्तान जो है जियोग्राफिकली दुनिया के उस हिस्से में पाया जाता है जहां दुनिया की सबसे सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी पैदा की जा सकती है। ये इस तरह के जो पोटेंशियल है मुल्क के अंदर, उससे फायदा क्यों नहीं उठाते? मुल्क के अंदर जो कैश इकोनॉमी है उसको डिजिटलाइज क्यों नहीं करते? हालांकि उन्होंने कहा भी था कि हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करें, तो वो कहाँ है ख्वाब इनका? या दूसरी चीजें जो करना ये चाह रहे थे, अभी ये दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो वो बूस्ट कर गई है, पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बूस्ट कर गया, उस बूस्ट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म क्यों नहीं हो रहा?
तो ये मुल्क के अंदर इतना भी पोटेंशियल है कि इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करें ना। मेरा ख्याल है कि वो जो लूटी हुई दौलत का ये रोना रो रहे हैं, उससे पहले ही मुल्क का जो है वो तरक्की के राह पर चल सकता है। अच्छा, ये जो आपने नुक्ता उठाया इसको ज़रा मैं आगे बढ़ाऊं। बात ये कि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपने भी देख लिया, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल के जी, हमने बहुत बड़ी जो सनतें हैं उनके अंदर बहुत उनकी पैदावार में बड़ा इजाफा हुआ है। तो इस इजाफे का तयन लगाने के लिए जो इदारा हमें न्यूज़ बता रहा है या हमें जो मीडिया को बता रहा है, आपको बता रहा है, हम सबको बता रहा है, क्या उसकी बात मुस्तनद तस्वर की जा सकती है? क्योंकि जो बातें आपने की हैं वो तो तसादुम में नौकरियां मौजूद नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो बेरोजगार हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इस गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उससे तकरीबन को इतने ही लोग उस वक्त बेरोजगार हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर इंडस्ट्री बहुत बूस्ट कर गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट कर गए, आपने जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उसको हमने इंसेंटिव दिया, तो ये 2 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में बेरोजगार क्यों हुए हैं? ये बड़ी अहम बात आपने की है, इसके ऊपर मजीद भी आपके साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, क्योंकि असद उमर साहब मैं बयान देख रहा था और उन्होंने शायद यही कहने की कोशिश की कि वो लोग रोज़गार जो अपना खो चुके थे उनको दोबारा रोज़गार मिल गया। ऐसे मेरे समझ में आई जो बात उनकी वो कहना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन किया आपने। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आपके साथ बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, और फिर हम बात करेंगे कि असद उमर साहब ने, जो हमारे बड़े मोतबर वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जिन लोगों की नौकरियां छूट गई थीं उनको वापस नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन मसला उससे कहीं ज़्यादा आगे का है। पहले भी असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बात यह है कि मेरा तो चेहरा आपको बहुत बुरा लगता होगा और हर एक को ही लगता है, क्योंकि इतनी कड़वी कड़वी बातें मैं करता हूँ। तो जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस मुतालिक बात करेंगे। सब लोग मेरे लिए बाइज़्ज़त हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा सर कि वो हम तो उल्टी मुलाजमतें बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो अब नया सिनारियो क्या होगा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जिनको आज मैंने खुसूसी तौर पर इसलिए दावत दी क्योंकि कल का बयान असद उमर साहब का कुछ मुझे सही से समझ तो आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, हज़म नहीं होती मुझे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बात यह कि आपने भी देखा होगा असद उमर साहब ने काफ़ी, मैं कहूँगा कि मुफस्सिल बयान दिया और उन्होंने यही कहा कि मुलाजमतें पहले जो चली गई थी रोज़गार दौरान वबा, ये दोबारा वापस लोगों को मिल गई हैं नौकरियाँ। लेकिन दो नुक्ते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक ये कि ये क्या वाकई में इतनी को मुस्तनद हमारे पास इदारा है जो हमें बता सकता है कि जितनी खोई थी नौकरियां वो सब वापस मिल गई? और दूसरी चीज़ ये थी कि वादा मस्जिद और नौकरियां देने का था, तो वो काविशें, उन पर क्या काम हुआ है, ये थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। 1 करोड़ नौकरियाँ देनी थी सर मजीद, जी क्या कहेंगे सर? देखिए, सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शोबों में, मईशत के शोबे में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही है, उससे बहुत ज्यादा खराब है जो पिछली हुकूमत ने इनको विरसे में दी थी। जी। और दूसरी ये थे कि जो इन्होंने इंतखाबी वायदे किए थे और 10 नुकाते हिकमत अमली थी, उस पर एक फैसला हुआ कि उस पर अमल नहीं होगा क्योंकि उनसे ताकतवर तबकों के मफादात जो है मुतासर होते हैं, नाजायज मफादात। तो फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई है जो मुझे नजर आ रही है कि आप प्रोपेगेंडा के जरिए गुजारा करें, लोगों को ऐसे बातें करें जिससे कि वो उन्हें कुछ इत्मीनान हो। तो ये असद उमर साहब का बयान है, ये वही सियासी बयान है और उनको खुद पता है कि ये बात सही नहीं है कि जो नौकरियां गई थी 2 करोड़ के करीब थे, तो वो तो कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता आप जब तक ये कोरोना है या उसके बाद जो है फुल्ली एक्टिविटी ना हो जाए, तो ये फराहम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और 1 करोड़ वाली का बात तो अब आप भूल जाइए। जिन लोगों की नौकरियां गई थी वो भी अभी मुस्तकबिल करीब में उनको रोजगार मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ट्रैवलिंग का बिजनेस आपने देखा खत्म है, बहुत सारे बिजनेस कम है, लोगों ने डोमेस्टिक सर्वेंट्स निकाल दिए हैं, फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं। इस साल अगर बहुत ग्रोथ होती है तो 1 से 1.5% होगी। पिछले साथ ये कह रहे थे -0.4 है, वो -1 हो सकती है। तो एक्टिविटी है कहाँ? हाँ, इन्होंने बेतहाशा मराद कुछ दी हैं, नाजायज मराद दी हैं, उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है, मगर बरामदात तो फिर भी आपकी कम है। तो ये वो हकाइक हैं जिनको छुपाने के लिए ये बातें की जा रही हैं। अच्छा, एक नुक्ता और भी है, आपको पता होगा कि आज चर्चे में यही रहा और कल भी
कि ब्रॉडशीट का मामला दोबारा से सामने आ गया और बदउनवानी, बेज़ाब्तियों के पैसे वगैरह वगैरह, मैं और आप बहुत मरतबा इस पर बात भी करते रहे। ये जो लूटी हुई दौलत दूसरे ममालिक में मौजूद है, ये लूटी हुई दौलत वापस लाकर मुल्क की मईशत को ठीक करना, ये एजेंडा नंबर 1 था पीटीआई का। तो बात ये कि उसको परसू कर रहे हैं, लेकिन क्या वो दौलत वापस आएगी, और आएगी तो कब आएगी, ये बताएं मुझे। पीटीआई हुकूमत ने ये फैसला किया है कि लूटी हुई दौलत जो बाहर से वापस आनी है उस पर कोई काम नहीं करना है? सिर्फ चंद सियासतदानों को करना है। उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जिससे ये साबित होता है कि इस हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि बाहर से लूटी हुई दौलत वापस आए। इसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस हुकूमत को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो लूटी हुई दौलत के असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जो हुकूमत की दस्तरस में हैं, जो कानून में ले सकते हैं। लेकिन एक पीटीआई के सेनेटर ने मुझसे ये कहा कि जी टीवी प्रोग्राम में कि ठीक है, कानून के तहत जो नाजायज दौलत पाकिस्तान में है, जिसके असासे हमारे पास डिटेल्स हैं, हम उनसे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे ऊपर ताकतवर तबकों का दबाव है। ये तो हो गई बात। लेकिन जो बाहर की बात कर रहे हैं उसका तो सबूत मौजूद है। पहला कानून इस हुकूमत ने ये बनाया है कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो ऑफशोर में गई है उसको वापस लाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर टैक्स दे दें। और इस सहूलत से हुक्मरान, सियासतदान, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेसी सब फायदा उठा सकते हैं कि कानून बन गया। मैं जब यूरोप गया था, मैं वहां लोगों से बात करता रहता हूँ, कभी टेलीफोन पे बात होती है, वो माहिरीन से वो हंसते हैं कि यार तुमने तो कानून बनाया कि लूटी हुई दौलत यहाँ वापस मत लाओ, पाकिस्तान में रुपए में टैक्स दे दो। तो ये कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? तो लूटी हुई दौलत बाहर से वापस लाने के मामले में चंद सियासतदानों को छोड़ के इन्होंने हाथ उठा लिए हैं। कोई सवाल नहीं पैदा होता कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि ये किसी हालत में ताकतवर तबकों को, जिनकी हिमायत इनको हासिल है, नाराज नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन बाहर से लोग, एक जुमला मैं आपको बता दूं, अगर करना है तो उसका तरीका ये है कि जिन लोगों की दौलत बाहर है और जो लोग यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, उनको आप पकड़ लें। लेकिन जो पाकिस्तान में नहीं है वो नहीं ला सकते आप। कोई कोऑपरेट आजकल नहीं कर रहा है, ना हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक आदमी की दौलत बाहर है, चोरी का पैसा है, उसने डिक्लेयर नहीं किया, हाँ पाकिस्तान में रहता है, उसको आप पकड़ लें और उससे कहें जी तुमने फ्रॉड किया है, अपना रिटर्न डिक्लेयर नहीं किया। ये तो वो भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने हाथ उठा लिया है लूटी हुई दौलत लाने से। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, इसमें यह है कि ये लूटी हुई दौलत को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि माजी की हुकूमतों में जो हुक्मरान रहे हैं, क्योंकि जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है हुक्मरान अशराफिया। तो मैंने आज प्रोग्राम का आगाज़ से किया कि वो हुक्मरान अशराफिया थे, अब तो वो हुक्मरान नहीं रहे ना, अब तो मतलब पीटीआई की हुकूमत है, ये हुक्मरान है। तो इनका बेसिकली मेरे ख्याल से दे आर पॉइंटिंग फिंगर टूवर्ड्स ईदर द पीएमएल एंड गवर्नमेंट और उसके अहदेदारान, या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और उनके अहदेदारान, जिनके बहुत सारे वज़रा भी इनकी हुकूमत में। लेकिन मेरा जो ख्याल है, इंटरप्रेट आपको करके बता रहा हूँ जी। नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि ये सियासी बातें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन से पहले कई दर्जन दफे इन्होंने ये कहा था कि हम लूटी हुई दौलत लाके, लूटी हुई दौलत जो कोई ले गया है उसको तालीम और सेहत और आवाम पे खर्च करेंगे। अब वो नारे लगाना भी छोड़ दिए हैं इन्होंने। ये तो सियासतदानों को ब्लैक में जिन्होंने सर इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो तहरीकें चल रही हैं उसको कमजोर करके आवाम को बदगुमान करना। हम तो ये समझते हैं कि हमको ये इख्तियार ही नहीं है ये कहना कि हम सियासतदानों से लाएंगे। आप तो ये कहें लूटी हुई दौलत जिस किसी ने भी लेके आया वो हमने वसूल करनी है। ये कौम ने इनको कहाँ इख्तियार दिया है कि आप सिर्फ सियासतदानों का करें, बाकी का ना करें? नहीं, मैं सियासतदानों को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप अगर मुझसे कुछ दौलत लूट के ले गए जरूर लाएं, जरूर एक्शन लें, लेकिन पनामा में तो कई हजार लोगों के नाम थे, उसका क्या हुआ मैं पता करना चाहता हूँ ना। तो ये तो सियासत खेल को बंद करें खुदा के लिए। पाकिस्तान को मईशत को ये तबाह कर रहे हैं, आवाम का एतमाद खत्म कर रहे हैं। आपने लूटी हुई दौलत का लाने का वायदा किया था, मुल्क के अंदर जो मौजूद है वो कानून के मुताबिक भी आपने ये कह दिया कि हम एक्शन नहीं लेंगे, और बाहर जो था वो बाहर की हुकूमतें कोऑपरेट नहीं करेंगी। आप उनको सबूत नहीं दे रहे, पनामा को आप भूल चुके हैं। इसका मतलब ये कि उनको दिलचस्पी नहीं है। आप अगर चंद सियासतदानों का नाम ले रहे हैं तो जरूर उनके खिलाफ एक्शन ले, मुझे किसी को कोई सिंपैथी नहीं है, मेरी सिंपैथी पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आप तो उनको दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहाँ उनको पकड़ा है जिन लोगों ने दौलत बाहर भेजी है? सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो या ताजिर हो या सनअतकार हो, वो सब बराबर के मुजरिम है हमारे हिसाब से।
तो ये कौम को आपको एजुकेट करके आप बड़ी कौमी खिदमत कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। मईशत को तबाह करके अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सिर्फ सियासतदानों को क्रश करना, उनको भी करें लेकिन बाकी को भी करें, सबको करें, ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर ये तो मुझे समझ नहीं आता। और जो हुक्मरान जिसने लूटी हुई दौलत बाहर भेजी थी, अब अगर उन दो पार्टियों से अलग हो गया, उसका केस भी आप नहीं कर रहे। अगर एक आदमी माजी में था और उसने हुकूमत छोड़ के पीटीआई में आ गया, तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनके मुकदमे चल रहे हैं, ये बोलते हैं उनके मुकदमे चला रहे हैं, ऐसे नहीं कि उनको बरीउस जमा कर दिया है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। जो भी छोड़ के आया है दूसरी सियासी जमातों से या माजी के मुकदमे चलने का क्या सवाल है? एक आदमी का बाहर पैसा है, उसको पकड़ने के भी तुमने एमनेस्टी में भी नहीं किया, तुमने डिक्लेयर भी नहीं किया, काहे का मुकदमा? उसको पकड़ के बंद करें कि भाई ये तुम झूठ करते हो, फ्रॉड करते हो पाकिस्तान के साथ। देखिए मैं आपको कानून बता दूं, इस हुकूमत ने कानून बनाया था कि जिन लोगों के असासे बाहर हैं या मुल्क के अंदर है, अगर उन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया तो उनको कैद और जुर्माना और असासे जब्त होंगे। ये कानून मौजूद है, अखबारात में इश्तहार एफबीआर ने शाये कराए थे। इस पर मेरी और आपकी और मेरी एक तफसीली नशिस्त होगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। आज मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आगे आने वाले दिनों के अंदर आपकी और मेरी एक नशिस्त सिर्फ इस मौजू पर होगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वापस आते हैं, फिर हम सम अप करते हैं प्रोग्राम को। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो अब बात यही हुई कि मुल्क के अंदर जो माशी हालात हैं उनको अगर आपने ठीक करना है, अब माने या ना माने, तो मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है या जो सरमाया पाकिस्तानियों का दूसरे ममालिक में पड़ा है वो लूटा हुआ ना भी हो, तो उसको किसी तरह पाकिस्तान में लाया जाए ताकि मुल्क की मईशत हमारी ठीक हो जाए। ये मेरे नज़दीक एक तरीक़ाकार है जिससे मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है, और यही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर सरमाए के काम नहीं होगा। आपके मुल्क से सरमाया बाहर ले जाया जा चुका है, ये मेरी राय है। हो सकता है हर शख्स मेरे से इत्तेफाक ना करे, लेकिन अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मुल्क के दूसरे किसी मुल्क में पड़े हुए या दूसरे ममालिक में पड़े हुए या दूसरी जगहों पे पड़े हुए, तो भाई आप मुझे खुद बताओ कि फिर सनत किस तरह से लगेगी, काम किस तरह से चलेगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।